कोई अपना काम कर रहा है और एनवायरनमेंट के अंदर देखता है लोग कोई और काम कर रहे हैं, तो फिर वो एकदम से वो वाला काम शुरू कर देते हैं, फिर उससे कुछ दूसरे काम के अंदर या दूसरे बिहेवियर के अंदर स्विच हो जाते हैं, फिर दूसरे से तीसरे के अंदर स्विच हो जाते हैं। अच्छा जी, फिर ऐसे लोग हमारे पास, अगर आप मोटर बिहेवियर के अंदर देखें तो रेस्टलेस होते हैं, डिसऑर्गेनाइज और क्योटिक होते हैं। जो बिहेवियर उनका होता है बहुत ज़्यादा क्योटिक होता है, बिजार होता है, ऑड होता है, एक्सेंट्रिक होता है, डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, फ्रीक्वेंट आउटबर्स्ट एंड ब्रीफली असॉल्टिव व्हेन क्रॉस। ठीक है जी, ऐसे लोग जब आप उनको क्रॉस कर देते हैं, मीन कि जी जब आप उनकी किसी एक चीज़ को अप्रेज नहीं करते, आप उनकी किसी बिहेवियर को अप्रेज नहीं करते, उनके साथ कंफॉर्म नहीं करते, आप उसको मानते नहीं हैं या फिर आप उसको नेगेट करते हैं, तो फिर ऐसे पेशेंट हमारे पास क्या हो जाते हैं, फिर वो मतलब असॉल्टिव हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, मारना शुरू कर देते हैं, ठीक है, चीज़ें तोड़ना शुरू कर देते हैं, फिज़िकली एग्रेसिव हो जाते हैं, अपने आप को मारना शुरू कर देते हैं, दूसरों को मारना शुरू कर देते हैं, ठीक है, एब्यूजिव हो जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, और फिर अगेन मैनिया के अंदर के टू बिजी फॉर सेक्स, इसके अंदर फिर मज़ीद वो इंक्रीज़ हो जाता है उनका सेक्सुअल एपेटाइट। नो टाइम टू ईट और स्लीप, अब इनके पास तो कोई टाइम ही नहीं होता कि वो खाना खाए, वो तो फुल टाइम मस्ती में होते हैं। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा एलेटेड होते हैं। टू डिस्ट्रैक्टेड एंड डिसऑर्गेनाइज, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, बहुत डिसऑर्गेनाइज होते हैं। सिवियर हाइपर एक्टिव एंड रेस्टलेस कैन रिजल्ट इन एग्जॉशन, और इतने हाइपर एक्टिव फिजिकली और मेंटली इतने ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, इतने इंथुसियाज्म, मैनिया और इन सारी चीज़ों के अंदर चले जाते हैं कि इसकी वजह से उनको क्या मेंटल और फिज़िकल फटीग और एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और इसकी वजह से ऐसे पेशेंट को कि इवन डेथ भी हो सकती है। अच्छा जी, सेम इज़ हाइपोमैनिक विथ फाइनेंसेस बट एक्सट्रीम। अच्छा, अब ये जो फाइनेंशियल जो एक्स्ट्रावेजेंसी है, तो ये इनकी मज़ीद इंक्रीज़ हो जाती है, हाइपोमेनिया से मज़ीद इंक्रीज़ हो जाती है। तो मैनिया के अंदर मीन के वही सिम्टम्स बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाते हैं, और साथ साथ में मज़ीद कुछ सिम्टम्स एसोसिएट हो जाते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो क्या होते हैं, साइकोटिक फीचर्स होते हैं। तो वो जब साइकोटिक फीचर्स होते हैं और साथ साथ में हाइपोमेनिया के सिम्टम्स मज़ीद एग्रेसिव हो जाए, तो फिर उसको कहते हैं कि पेशेंट को मैनिया है। अच्छा जी, फिर असेसमेंट ऑफ डिफरेंस, अब डिप्रेशन के सिम्टम्स हमने पढ़ लिए। ठीक है जी, सिम्टम्स फॉर द डिप्रेस्ड साइकिल ऑफ द बाइपोलर डिसऑर्डर। डिप्रेस्ड आर द सेम एज द सिम्टम्स ऑफ मेजर डिप्रेशन, द डिफरेंस इज दैट द बाइपोलर पेशेंट हैज़ द हिस्ट्री ऑफ एटलीस्ट वन मैनिक एपिसोड। अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि डिप्रेशन के सिम्टम्स वही होंगे, लेकिन पेशेंट अगर डिप्रेशन के अंदर आता है, सपोज फर्स्ट टाइम किसी क्लिनिक के अंदर आता है, किसी हेल्थ केयर वर्कर के पास आता है, तो अगर वो करंटली डिप्रेशन के अंदर है, तो बाइपोलर की डायग्नोसिस उसकी नहीं बन सकती अनटिल एंड अनलेस कि जी उसको पहले उसका डायग्नोज ना हुआ हो। तो एक एपिसोड अगर मैनिया का पहला हुआ है, तो फिर हम उसको, या हाइपोमेनिया का हुआ है, तो फिर डिसऑर्डर का, और साइन सिम्टम्स डिप्रेशन की, मेजर डिप्रेशन की तरह ही है। सही है, लेकिन इसके अंदर आप देखिए कि जी जिस तरह से हम कहते हैं ना कि जी हमारे पास जो DSM-5 का जो क्राइटेरिया है, उसके अंदर हमारे पास हम कहते हैं कि बाइपोलर 1 का, बाइपोलर 2 का किस तरह से क्राइटेरिया होगा। तो उसके अंदर हमारे पास जो मैनिया के सिम्टम्स हैं ना, मैनिया के सिम्टम्स में से मैनिया और हाइपोमेनिया की, अब इसके अंदर कुछ हमारे पास जो सिम्टम्स है, 7 सिम्टम्स है, फिर डिप्रेशन के कुछ 8 सिम्टम्स हैं, और वो कुछ ख़ास टाइम के लिए हो तो तभी वो क्राइटेरिया DSM-5 एडिशन है। ये जेनरिक वाले इनके आपके कोर्स का जो DSM-4 एडिशन का लिया गया है, लेकिन अब चूँकि 5th एडिशन है इन, तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, उसके अंदर 7 सिम्टम्स है कि डिक्रीज नीड फॉर स्लीप, या मतलब इंक्रीज टॉकेटिवनेस, रेसिंग थॉट्स, या डिस्ट्रैक्टेड इजीली, या डिस्ट्रैक्टेबिलिटी जैसे हमने डिस्कस की, इंक्रीज इन गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी और साइकोमोटर एजिटेशन, ठीक है, ज़्यादा होती है ऐसे लोगों के अंदर, या इंगेजिंग इन एक्टिविटीज़ दैट होल्ड द पोटेंशियल फॉर पेनफुल कंसिक्वेंसेस, ऐसी एक्टिविटीज़ जिसके अंदर मतलब पेनफुल कंसिक्वेंसेस का आना फॉर श्योर होते हैं, जिस तरह से अनरिस्ट्रेंड बाइंग स्प्रीज, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपके फाइनेंसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम नंबर 7 के ऊपर, या ग्रैंडियोसिटी,
तो ये 7 साइंस है। फिर डिप्रेशन के अंदर हमारे पास क्या है कि डिप्रेस मूड हो मोस्ट ऑफ द डे, नियरली एवरी डे। सेकंड के ऊपर लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर इन ऑल और ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज़। फिर थर्ड के ऊपर क्या है कि सिग्निफिकेंट वेट लॉस और डिक्रीज और इंक्रीज इन हेपेटाइट। फिर फोर्थ के अंदर एंगेजिंग इन पर्पसलेस मूवमेंट सच एज पैसिंग द रूम। फिफ्थ के अंदर क्या है फटीग और लॉस ऑफ एनर्जी। फिर सिक्स के अंदर क्या है फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस और गिल्ट। सेवन्थ के ऊपर डिमिनिश्ड एबिलिटी टू थिंक और कॉन्सेंट्रेट और इनडिसिसिवनेस। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि हमने पहले डिस्कस की हैं डिप्रेशन के अंदर। रिकरेंट थॉट्स ऑफ डेथ, रिकरेंट सुसाइडल आइडिएशन विदाउट अ स्पेसिफिक प्लान और अ सुसाइड अटेंशन, कि मतलब स्पेसिफिक प्लान उनके पास नहीं हो लेकिन सुसाइडल आइडिएशन हो और या फिर वो सुसाइड अटेम्प्ट करें। तो 8 के ऊपर ये है। तो इन 8 में से हमारे पास कौन कौन से सिम्टम्स होंगे, लेकिन स्पेशली इसका जो बाइपोलर की जो बाइपोलर डिसऑर्डर की जो डायग्नोसिस बनती है तो अक्सर मैनिया के बेस के ऊपर बनती है। ठीक है कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का हमने क्राइटेरिया पढ़ लिया था कि उसके अंदर ये वाले सिम्टम्स हो तो हमारे पास मेजर डिप्रेशन होगा। लेकिन अब मैनिया के अंदर जैसे आपको मैंने सिम्टम्स बता दिए, तो मैनिया के सिम्टम्स में से अगर जिस तरीके से जो 7 सिम्टम्स हैं, इन 7 सिम्टम्स में से अगर 4 सिम्टम्स हो, ठीक है, कम से कम 1 हफ्ते के लिए, और फिर वो हमारे पास अल्टरनेट होते हों मेजर डिप्रेशन के साथ, तो वो फिर क्राइटेरिया बनता है बाइपोलर 1 का। मीन वही मैनिया है, लेकिन मैनिया के अंदर क्या जो हमने 7 सिम्टम्स पढ़े उसमें से 4 सिम्टम्स हो कम से कम 1 हफ्ते के लिए, और फिर वो अल्टरनेट करे मेजर डिप्रेशन के साथ, तो बाइपोलर 1 है। ठीक है, फिर बाइपोलर 2 कब होगा कि इनमें से 3 सिम्टम्स हो विदाउट साइकोसिस, इसके अंदर साइकोटिक फीचर्स ना हो, कि मतलब डिल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, ये चीज़ें ना हो, और जब वो अल्टरनेट करते हैं हमारे पास मेजर डिप्रेशन के साथ, तो फिर वो क्राइटेरिया है DSM-5 का बाइपोलर 2 के लिए। फिर साइक्लोथेमिया के लिए क्या है? अब साइक्लोथेमिया के अंदर जाहिर सी बात है कि 2 से कम और 2 से ज़्यादा और 4 से कम, मतलब 3 सिम्टम्स हो डिप्रेशन के, सही है, जो डिप्रेसिव सिम्टम्स हो, चाहे और डिप्रेसिव सिम्टम्स जो है मोस्टली लेस सीवियर होते हैं क्योंकि डिस्थेमिया होता है, और 3 सिम्टम्स होंगे हमारे पास हाइपोमेनिया के, सही है, और 4 डेज़ के लिए एटलीस्ट हाइपोमेनिया के जो सिम्टम्स हैं वो 4 दिन के लिए परसिस्ट करें। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जाहिर सी बात है जो डिस्थेमिया है वो ज़्यादा टाइम लेगा, फिर वो अगर हाइपोमेनिया जाएगा तो कम से कम 4 दिन के लिए तो वो हाइपोमेनिया बरकरार रहना चाहिए, तो कम मतलब एटलीस्ट 2 साल तो इस डायग्नोसिस के अंदर लगेंगे, तो मतलब इस बीमारी का कम से कम 2 साल होंगे। ठीक है, तो तभी डायग्नोज होगा साइक्लोथेमिया, क्योंकि मतलब हमारे पास डिस्थेमिया का जो ड्यूरेशन है वो हमारे पास क्या है ज़्यादा है। ठीक है, अब नर्सिंग डायग्नोसिस देख लीजिएगा कि आसान सी है कि रिस्क फॉर अदर डायरेक्टेड वायलेंस के ऐसे पेशेंट जो कि मैनिया के अंदर होते हैं तो वो दूसरों के ऊपर तशद्दुद कर सकते हैं, मारते हैं और बहुत ज़्यादा एब्यूजिव फिजिकली वायलेंट हो जाते हैं, बच्चों को मारते हैं, अपने रिश्तेदारों को मारते हैं, अटेंडेंट्स को मारते हैं। रिस्क फॉर सेल्फ डायरेक्टेड वायलेंस का भी इस तरह से होता है कि मतलब पेशेंट को सुसाइडल आइडिएशन होते हो या फिर मतलब मेजर डिप्रेशन के अंदर है, तो जाहिर सी बात है फिर उनको सुसाइडल आइडिएशन होंगी। रिस्क फॉर इंजरी डेफिनेटली, अगर वो मैनिया के अंदर है, मैनिक है, तो फिर उसके अंदर हाइपर एक्टिविटी, इरिटेबिलिटी की वजह से भी, और फिर साइकोटिक फीचर्स की वजह से भी, डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस डेफिनेटली, इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, और इसको 2 पार्ट 3 पार्ट आप डायग्नोसिस बना सकते हैं, और मतलब दीज आर द बेसिक थिंग्स विच वी यू नो वेरी वेल। ठीक है जी, डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न, सेल्फ केयर डेफिसिट और इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन, वट एवर इट इज़। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाए आप जो है गोल्स के ऊपर। आपका गोल क्या क्या होने चाहिए? द क्लाइंट एग्जिबिट नो एविडेंस ऑफ फिजिकल इंजरी। ठीक है जी, आपका क्या गोल होना चाहिए कि पेशेंट हमारे पास किसी फिजिकल इंजरी का जो है अच्छा
कि मतलब कोई फिजिकल इंजरी ना हो, हैज़ नॉट हार्म सेल्फ और अदर्स, ठीक है, ये गोल होना चाहिए कि अपने आप को दूसरों को नुकसान, इज़ नो लॉन्गर एग्जिबिटिंग साइन ऑफ फिजिकल एजुटेशन, ईट्स अ वेल बैलेंस्ड डाइट, ये हमारे गोल के अंदर होना चाहिए, एंड स्नैक्स टू प्रिवेंट वेट लॉस एंड मेंटेन न्यूट्रिशनल स्टेटस। जो है अगेन क्या होने, वर्बलाइज इन एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है, वो तब ही होगा कि we cannot counsel the patient, सही है, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑन बिहेवियर्स, अगेन जब मैनिया से निकलेगा, स्पेशली पेशेंट जो बाइपोलर 1 का पेशेंट है, तो ऑल डिपेंड्स ऑन कि जी व्हेन रिसेप्टिविटी, व्हेन द पेशेंट गेन्स रिसेप्टिविटी, ठीक है जी, आफ्टर दैट ये चीज़ें हम प्लान करेंगे, तो ये हमारे गोल्स के अंदर डेफिनेटली शामिल होता है। डज नॉट मैनिपुलेट अदर्स फॉर ग्रेटिफिकेशन ऑफ ओन नीड्स, और अक्सर ऐसे ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर लोग होते हैं या स्पेशली जो मैनिक एपिसोड में होते हैं, तो अपने नीड्स की तशफ़ी तसल्ली के लिए, उनको पूरा करने के लिए दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, तो कम से कम वो चीज़ ना हो, गोल के अंदर हमारा ये होना चाहिए, ठीक है जी, और दूसरों के साथ उनका इंटरेक्शन ठीक हो। सही है, ये हमारे पास नर्सिंग इंटरवेंशन है कि जी हमका फर्म अप्रोच होना चाहिए और काम होना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा उनकी तरफ मतलब एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। शॉर्ट एंड कॉन्साइज एक्सप्लेनेशन, ऐसे लोगों का अटेंशन स्पैन इतना ज़्यादा नहीं होता, तो हमें बिल्कुल शॉर्ट और बिल्कुल ब्रीफ बात उनके साथ करनी चाहिए, ठीक है जी। रिमेन न्यूट्रल, अवॉइड पावर स्ट्रगल, आपने न्यूट्रल रहना है और उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है, ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। और कंसिस्टेंसी, ये तो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर बार बार कहा जाता है कि जी कंसिस्टेंसी एंड अप्रोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि आप कंसिस्टेंट हो पेशेंट के साथ जब आप उनको डील करते हो, कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी हो, और एक जैसे आप एक मरतबा जाते हैं पेशेंट को गुस्सा करते हैं, दूसरी मरतबा जाते हैं बहुत ज़्यादा सिंपैथी शो करती हैं, तो मतलब दिस इज़ नॉट अ गुड अप्रोच, तो यू शुड हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर अप्रोच। हैव फ्रीक्वेंट स्टाफ मीटिंग टू प्लान कंसिस्टेंट अप्रोच, सेट लिमिट एंड टेल इन कंक्रीट टर्म्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। ऐसे हमारे पास जो मैनिया के अंदर पेशेंट्स होते हैं, उनके जो कुछ बिहेवियर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इनअप्रोप्रिएट होते हैं, तो उनके ऊपर लिमिट जो है आपने सेट करने होते हैं, ज़रूरी है, और बिल्कुल क्लियर कट उनको कहना होता है कि जी अगर ये इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर हुआ तो उसके ये कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अच्छा जी, फिर फर्मली रीडायरेक्ट एनर्जी इनटू अप्रोप्रिएट चैनल्स, ठीक है जी। रीडायरेक्ट वायलेंट बिहेवियर, अच्छा अब किस तरह से हम रीडायरेक्ट करेंगे वायलेंट बिहेवियर को, अप्रोप्रिएट एनर्जी की तरफ कैसे लाएंगे, अब उनको क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्टिव काम करें, उनको किसी छोटे सी अब, और डिस्ट्रक्टिबिलिटी इनके अंदर ज़्यादा होती है तो उनको हम उस चीज़ को एज ए ट्रीटमेंट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उनको क्या करेंगे कि भाई वो बहुत उनको कहेंगे भाई एक्सरसाइज करो, ठीक है जी, ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्सरसाइज करें, उन वॉक करें, ठीक है जी, वॉक के लिए उनके लिए एक जगह बनाएं, ठीक है, कि उसके अंदर वॉक करें, उसके अंदर जो है वो रनिंग करें, ठीक है। फिर अगर थोड़ी सी उनकी फोकस आ जाती है तो फिर उनको आप कुछ चीज़ें देते हैं, ठीक है। सपोज़ आप उनको कहते हैं कि जी भाई आप कोई कलर्स उनको देते हैं कि जी आपको इसको ऊपर ड्रॉ करें, ठीक है जी, ड्राइंग करें, पेंटिंग करें, ठीक है जी, तो ये चीज़ें उनसे आप करवाते हैं, पेंटिंग करवाते हैं, आप उनको कोई मतलब ऐसे पजल्स देते हैं, वो पजल्स के अंदर उनको आप मसरूफ़ करा सकते हैं, तो ये सारे अप्रोचेस हैं, ठीक है जी। हियर एंड एक्ट ऑन लेजिटिमेट कंप्लेंट, और ऐसा भी नहीं है कि आप कहें कि जो ये तो पागल है, ठीक है। पेशेंट्स के लेजिटिमेट कंप्लेंट्स भी हो सकते हैं कि उनको कोई मतलब फिज़िकल उनकी नीड है, कोई खाने की उनकी नीड है, उनको कोई पेन हो रहा है, कोई हो रहा है, तो उन चीज़ों को लेजिटिमेट कंप्लेंट्स को आप ज़रूर सुनें, ठीक है जी। हर एक चीज़ को जो है आप इग्नोर ना करें। लो लेवल ऑफ स्टिमुलेशन इन द एनवायरनमेंट, ज़ाहिर सी बात है ऐसे पेशेंट को रिस्क चाहिए होता है, तो जब पेशेंट थोड़ा सा काम डाउन हो जाता है तो कोशिश करें कि उनके इर्द गिर्द जो है एनवायरनमेंट के अंदर स्टिमुलेशन कम से कम हो, ठीक है, कि ज़्यादा स्टिमुलेशन होगी ऐसा पेशेंट डिस्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। आप जाते हैं थोड़ा सा आप घूमते हैं फिरते हैं, एनर्जी शो करते हैं, तो पेशेंट भी इस तरीके से शुरू हो जाता है। तो आपने एनवायरनमेंट के अंदर जो स्टिमुलस है उसको कम से कम, उस स्टिमुलस को जितनी भी स्टिमुलाई है उनको आपने कम से कम रखना है।
अच्छा जी, स्ट्रक्चर्ड सॉलिटरी एक्टिविटीज़ विद स्टाफ, कोशिश करें कि जी अकेले में जो एक्टिविटीज़ है, जो स्टाफ है जो उनको रिहेबिलिटेट करते हैं उनके साथ बिल्कुल अकेले में वो एक्टिविटीज़ करें, ताकि वो ज़्यादा मतलब झुरमट में ना जाए ऐसे पेशेंट्स के पास या फिर ऐसे लोगों के पास के जहाँ पे कि वो डिस्ट्रैक्ट हो और फिर से जो है वो अपने हाइज़ के अंदर जाए। ठीक है जी। हाई कैलोरी प्रोटीन, फिंगर फूड या स्नैक्स, ठीक है जी, और ड्रिंक्स उनको देनी चाहिए ताकि उनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो मतलब अपनी एनर्जी, फिज़िकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी खर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा वो हाइपर एक्टिव होते हैं, तो उनकी कैलोरीज जो है वो पूरी होनी चाहिए। ठीक है, और इस सिचुएशन के अंदर आपने कैफ़ीन को अवॉइड करना है, क्योंकि कैफ़ीन एक स्टिमुलेंट है। ठीक है, और ये आपकी कैटेकोलामाइंस को बढ़ाता है, तो मज़ीद पेशेंट जो है इरिटेबल और मैनिया के सिम्टम्स के अंदर मज़ीद जो है प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, प्रोवाइड फ्रीक्वेंट रेस्ट पीरियड्स, मेक श्योर पेशेंट टेक्स प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। ठीक है जी। अच्छा, अगेन ये इंटरवेंशन की जी, व्हेन वायलेंट और एक्सट्रीम एजिटेशन यूज एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन, और आप या फिर ऐसे पेशेंट को आप सिक्लूड करते हैं, आप बांध लेते हैं। ठीक है जी, एक जगह के ऊपर आप उसको मतलब सिक्लूड मतलब बांधते हैं, आप चैन करते हैं। प्रोटेक्ट क्लाइंट फ्रॉम गिविंग अवे मनी एंड पोजेशंस, ऐसे पेशेंट बहुत ज़्यादा फ़राख दिल होते हैं, लोगों को चीज़ें देते हैं, पैसे देते हैं, अपनी सारी चीज़ें, तो मतलब ऐसे अटेंडेंट को भी बताना चाहिए आपको कि जी पेशेंट को रोके इन चीज़ों से। ठीक है, कि अपनी पोजेशंस, अपनी चीज़ें किसी को ना दे। मॉनिटर लिथियम लेवल्स एंड ऑब्जर्व फॉर साइंस ऑफ टॉक्सिसिटी, ऐसे पेशेंट जो कि लिथियम की थेरेपी के ऊपर होते हैं, लिथियम एज अ मूड स्टेबलाइजर पेशेंट्स को लेते हैं, लेकिन लिथियम बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, इसका जो थेरेप्यूटिक इंडेक्स है बहुत ज़्यादा नैरो है। आपने फार्माकोलॉजी पढ़ी होगी, आपको थेरेप्यूटिक इंडेक्स का पता होगा क्या होता है। ठीक है, कि आपका क्या होता है कि जी हम कहते हैं कि थेरेप्यूटिक डोज डिवाइडेड बाय लीथल डोज, इसको हम कहते हैं थेरेप्यूटिक इंडेक्स। तो सपोज़ एक मेडिसिन है, उसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स वाइडर है। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि मतलब अगर आप ज़्यादा भी आप उस मेडिसिन को ले लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सपोज़ अब आप पेनाडोल का ले लें तो उसका टॉक्सिक डोज कहीं 10 ग्राम से भी ऊपर है। ठीक है, तो आप अगर 10 गोलियां भी खाएं तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन लिथियम का आप थेरेप्यूटिक डोज सपोज़ आप कहते हैं कि जी 25 मिलीग्राम आप ले सकते हैं। ठीक है जी, और फिर अगर वो आप 30 कर दें तो वो आपका लीथल डोज हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी मेडिसिन का अगर मतलब थेरेप्यूटिक डोज सपोज 25 मिलीग्राम है, लीथल डोज 30 मिलीग्राम है, इसका मकसद ये कि थेरेप्यूटिक इंडेक्स इसका बहुत ज़्यादा नैरो है, तो ऐसे मेडिसिन को बड़े कॉशन के साथ देना है कि मतलब आप 1 से 2 टैबलेट्स देते हैं तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो सेम इज़ द फिनोमिना विद लिथियम कार्बोनेट, तो मतलब यू शुड हैव टू ऑब्जर्व फॉर द साइन, आगे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, इन द टॉक्सिसिटी लेवल यू शुड हैव टू मॉनिटर सीरम लिथियम लेवल। सुपरवाइज हाइजीन एंड चॉइस ऑफ क्लॉथिंग ज़रूरी है। गिव सिंपल स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन व्हेन एबल टू लर्न, टीच अबाउट डिसऑर्डर्स, मेडिकेशन एंड कम्युनिटी एजेंसीज। जब पेशेंट रिसेप्टिविटी के अंदर आ जाए तो उनको बताना है कि जी आप कहाँ से आप मदद ले सकते हैं, आप बीमारी आपकी क्या है, मेडिसिन आपने कैसे लेनी है। ठीक है, मतलब डिफरेंट जो आपको कम्युनिटी के अंदर जो रिसोर्सेज आप फ़ायदा ले सकते हैं, उन सारी के बारे में बताएंगे। अच्छा जी, साइकोफार्माकोलॉजी फिर आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। आपने जो साइकोफार्माकोलॉजी का हमारा चैप्टर है उसके अंदर हमारे सारे हैं कि जी एंटी डिप्रेसेंट है, उसके अंदर एंग्जाइटिक है, बेंजोडाइज़ेपिन्स है, उसके अंदर क्या एंटीसाइकोटिक्स है, एंटी डिप्रेसेंट्स है सारे। तो एंटीसाइकोटिक्स इसके अंदर यूज़ होते हैं, स्पेशली जो है रिस्पेराडोन, ठीक है जी, और ओलानज़ेपिन। फिर बेंजोडाइज़ेपिन्स देते हैं ताकि पेशेंट काम एंड क्वाइट हो जाए। मूड स्टेबलाइज़र्स के अंदर हमारे पास लिथियम कार्बोनेट एक टिपिकल मूड स्टेबलाइज़र है। ठीक है, और एज अ मूड स्टेबलाइज़र एंटी कन्वल्सेंट्स पेशेंट को एडवाइस की जाती है। ठीक है जी, उसके अंदर जो फ्रीक्वेंटली यूज़ मेडिकेशन है उसके अंदर कार्बामाज़ेपिन है, वाल्प्रोइक एसिड है और लिमाट्राजीन है। ठीक है, ये कॉमनली यूज़ होते हैं। ठीक है, और फिर जो लेस यूज़ होते हैं जो एंटी कन्वल्सेंट एज मूड स्टेबलाइज़र, उसके अंदर है गाबापेंटेन है, फिर उसके बाद जो है ऑक्सकार्बाज़ेपिन है, फिर टाइगोबिन है और टोपरामेट है। लेस कॉमनली यूज ये एंटी कन्वल्सेंट्स है।
अच्छा जी, फिर लिथियम आपने देखना है कि बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज नहीं होता कम्प्लीटली, 80% जो है वो रीअब्ज़ॉर्ब होते हैं और किडनी उसको एक्सक्रीट करते हैं। तो और इसका काम क्या होता है कि जी अब डिटेल के अंदर फिर हमारा साइकोफार्माकोलॉजी के अंदर के न्यूरोट्रांसमीटर्स को लेवल आउट करता है। फिर लिथियम के हमारे पास क्या है कि मतलब उसके अंदर मुंह के अंदर मेटालिक टेस्ट, ठीक है जी, फाइन हैंड ट्रेमर्स आपको होते हैं, वेट गेन होता है सोडियम वाटर रिटेंशन की वजह से, नौसिया, पोलिडेप्सिया, पोलियोरिया और एडिमा, ठीक है जी। फिर टॉक्सिसिटी के अंदर हमारे पास ड्राउसीनेस है, स्लर्ड स्पीच है, फिर एटैक्सिया है, बाकी चीज़ें तो आप जानते होंगे, पोलिडेप्सिया आपको ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा यूरिन, पॉलीयूरिया, ज़्यादा यूरिन आना, ठीक है जी। फिर ड्राउजीनेस, स्लर्ड स्पीच जानते होंगे। एटैक्सिक गट क्या होता है कि जी आप बिल्कुल सही तरीके से मतलब एक सीध में आप नहीं जा सकते, एक साइड दूसरी साइड के ऊपर आप गिरते हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एटैक्सिक गट, ठीक है जी। और मसल स्पाज्म, ड्यू टू द मसल स्पाज्म, ड्यू टू पार्टली ड्यू टू दैट ड्राउजीनेस, ठीक है जी। डिजीनेस, स्टूपर हो सकता है, कन्वर्जन्स हो सकते हैं अगर ज़्यादा अमाउंट के अंदर आप लेते हैं, और उन कन्वर्जन्स और लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से डेथ भी हो सकती है, ठीक है जी। लिथियम के लिए आपके जो नर्सिंग इम्प्लीकेशंस है वो क्या है कि जी मील के साथ आपने देना है, ठीक है जी। सीरम लिथियम लेवल्स एटलीस्ट ट्वाइस वीकली, ठीक है जी, देन मंथली, ठीक है। इनिशियली थेराप्यूटिक लेवल्स 0.5 to 1.5 मिली एक्विवेलेंट पर लीटर हैं, इससे अगर बढ़ जाती हैं तो आपने फिर इसको रिपोर्ट करना है और मेडिसिन। टीच पेशेंट टू मेंटेन अ नॉर्मल साल्ट इंटेक, ठीक है जी, ज़्यादा आपने साल्ट नहीं लेना, ठीक है जी, और नॉर्मल साल्ट इंटेक रखना है आपने, और आप ज़्यादा से ज़्यादा कहेंगे कि पेशेंट पानी पिए, ठीक है जी। क्लाइंट फैमिली की एजुकेशन के हवाले से ये आगे हमारा जब हम थेरापीज़ के ऊपर बात करेंगे तो उसमें डिटेल में ये सारी चीज़ें कि क्लाइंट फैमिली एजुकेशन के अंदर आपने उनको क्या बताना है, नेचर ऑफ द इलनेस के हवाले से कि उनकी कॉजेज़ क्या है और बीमारी किस तरीके से है, किस तरीके से साइक्लिक नेचर की है, कैसे ये बदलती है, सिम्टम्स डिप्रेशन के क्या है, मैनिया के क्या है, ठीक है जी। और आपने फैमिली को बताना है कि किस तरीके से आप सर्विसेज ले सकते हैं, ठीक है जी कहाँ से आपको मिल सकती हैं सर्विसेज, ठीक है। मतलब अब इसके अंदर जिस तरीके से क्राइसिस हॉटलाइन है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या 24 आवर सर्विस होती हैं जिसके अंदर जो है आपके पास जो वो सर्विसेज होते हैं उनका एक आपका कांटेक्ट होता है जो कि मतलब विदाउट कॉन्टैक्टिंग 2 महीने एक्सटेंशंस आप क्या करते हैं कि डायरेक्टली आप जो है उस ऊपर कॉल करते हैं, जिस तरीके से आप 1112 पर कॉल करते हैं, ठीक है, 911 के ऊपर कॉल की जाती है, तो इस तरीके से उनका भी एक हॉटलाइन होता है और वहाँ से जो है आपको मतलब क्राइसिस के सिचुएशन के अंदर और डिफरेंट सिचुएशन के अंदर आपको हेल्प मिल सकती हैं। फिर सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, ऐसे लोगों के लिए जो कि मेंटली इल होते हैं। फिर इंडिविजुअल साइकोथेरेपी की जाती है, लीगल फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको कहाँ से मिल सकती है, ठीक है, वो उनको सबको मतलब ये सारी चीज़ें अटेंडेंट को फैमिली को बताना होता है कि कहाँ से आप ये सर्विसेज ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक क्रोनिक डिबिलिटेटिंग डिजीज़ है और इन मोस्ट ऑफ द इंस्टांसेस जो है बाइपोलर डिसऑर्डर लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। 2 के रेमिटेंसेस आते हैं, ठीक है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि पेशेंट 4 महीने 5 महीने 1 साल तक भी यूथैमिक रहे, नॉर्मल मूड के अंदर रहे, लेकिन रिलैप्सेस बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इसलिए ट्रीटमेंट जो है इसकी लॉन्ग टर्म के लिए चलती है बाइपोलर डिसऑर्डर की 2 साल से ज़्यादा तक जो है पेशेंट की ट्रीटमेंट चलती रहती है, मेडिकेशन और साथ साथ में बाकी रिहेबिलिटेशन। तो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली को कहना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करें, ठीक है जी।